राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लंदन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से अभिनय की शिक्षा ग्रहण करने के अलावा लंदन में कुछ नाटकों में अभिनय कर चुके अभिनेता तुषार पांडे लगातार अपनी अभिनय प्रतिभा के बल पर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं। 2015 में उन्हें एक इंटरनेशनल फिल्म बियॉन्ड ब्लूज में अभिनय करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंटरनेशनल अवार्ड भी दिला दिया। तो वहीं बॉलीवुड में उन्हें फिल्म छुरछुरे व वेब सीरीज आश्रम के सट्टी के किरदार के लिए याद किया जाता है। अब उनकी बतौर लीड पहली फिल्म टीटू अंबानी आज जुलाई को रिलीज हो रही है। हाल ही में फिल्मी संगम चैनल ने तुषार पांडे से लंबी बातचीत की। तुषार जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। सर जी, हमें आप बताएं कि अभिनय में रुचि क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, क्या कोई घर का माहौल रहा है? नहीं, दरअसल में क्या हुआ कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा रुझान ना पढ़ाई के साथ साथ जो भी एक्टिविटी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो मिले मैं वो कर लेता था। और हमारे स्कूल में ना इसका बहुत प्रोत्साहन और सपोर्ट किया जाता था कि एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती थी। तो मैंने स्कूल भर में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट किया और कभी ये नहीं सोचा कि अब मुझे ना डांसर बन जाना है या अब मुझे ये बन जाना है। वो चीज़ें चलती रही। 11वीं 12वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट थे स्कूल में, लेकिन मैंने कभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम नहीं दिया 12th खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरा को लगा नहीं कि मेरा एप्टीट्यूड है उसके लिए, और मेरे पेरेंट्स ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे लग रही थी कि मेरे लिए वर्क कर रही है वो करता रहा, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते गए। तो स्कूल खत्म होते हुए मेरे को लगा इंजीनियरिंग नहीं करनी है। DU में अप्लाई किया, वहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, वहाँ थिएटर कोटा भी होता है, मैंने उससे अप्लाई किया, मेरा हो गया। तो मुझे वही सब्जेक्ट मिल गया जो मुझे चाहिए था, इंग्लिश ऑनर्स। जब वो ख़त्म करा तो सोचा अब क्या करें, एक्टिंग करने में मज़ा तो आ रहा था, बट ये नहीं सोचा था कि लाइफ इसी में करनी है। NSD में अप्लाई किया, पता था कि इतने बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ 20 लोग सेलेक्ट होते हैं, पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो फ़ोन किया भाई को ऐसे, तो उन्होंने कहा भी तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल जाओ। NSD कर लिया। अब 3 साल NSD किया तो लोग कहेंगे 3 साल एक्टिंग में काम कर लिया। उससे पहले मैं कॉलेज में भी थी, एक्टिंग करता था। बट NSD खत्म करने से पहले सेकेंड ईयर में लगा कि यार अब तो 1 साल और बचा है, लेकिन एक्टिंग तो बहुत गूढ़ चीज़ है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, स्कॉलरशिप मिल गई, एक लंदन में एडमिशन मिल गया, वो पूरा खर्चा उठाने को तैयार थे। इंडिया से मैं अकेला मुझे मिला, तो NSD खत्म करने का लंदन चला गया। मैंने वहाँ 2 साल एक्टिंग का और काम किया। अब वैसे देखें तो इस टाइम तक मैंने 5 साल पूरी तरीके से एक्टिंग, और उसके अलावा थिएटर कॉलेज में भी करी, तो 5-8 साल मैंने एक्टिंग में इतना काम कर लिया था। वो सब करने के बाद मुझे लगा अच्छा अब मैं उस तरीके में आ चुका हूँ कि मुझे लगता है अच्छा अब मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने लंदन में कुछ साल एक्टिंग पे काम किया, एक्टिंग करी, फिर हिंदुस्तान में आया और फिर यहाँ पे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे मुंबई आ गया। और एक चीज़ और है, NSD और जो लंदन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल, दोनों की ट्रेनिंग में क्या अंतर है, और उसे एक कलाकार के तौर पर आप किस तरह से विकसित होते हैं? देखिए, जैसे NSD की ट्रेनिंग है, अगर मैं बात करूँ NSD की ट्रेनिंग, तो NSD की ट्रेनिंग बहुत सारी हिंदुस्तान कला को चीज़ों को लेकर इस्तेमाल होती है, और एक पॉइंट पे जाके जो इतना कुछ देती है ना आपको कि वो आप एक अलग अलग शैलियों में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मुझे लगता है लंदन में जब मैं गया तो मैं बहुत ही एक स्पेसिफिक शैली पढ़ने गया। मैं एक जेनरिक एक्टिंग पढ़ने नहीं गया जो कि बहुत अलग अलग कलाओं और शैलियों को रिलेटेड थी। मैं एक बहुत स्पेसिफिक, एक लेकॉक फ्रेंच एक थिएटर डायरेक्टर थे, उनका शैली था जिसमें कि बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो फ़र्क ये है कि मैंने लंदन में जाके एक स्पेसिफिक चीज़ पे स्पेशलाइजेशन करी, उससे पहले मैंने जनरल NSD में एक्टिंग की। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि NSD के जिससे निकले जितने भी कलाकार होते हैं वो मेथड एक्टिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं, और जब आप फिल्मों में अभिनय करना शुरू करते हैं तो ये मेथड एक्टिंग काम नहीं आती। क्या इस ढंग का कोई आपका अनुभव रहा है? नहीं, मैं जैसे आपको वही कह रहा था कि क्योंकि मैंने NSD ख़त्म करने के बाद मैं लंदन गया और मैंने एक शैली पे काम किया, तो मेरा स्पेशलाइजेशन एक अलग शैली पे हुआ, तो मैं ज़्यादा फोकस उस पर करता हूँ क्योंकि मैंने और डिटेल में काम किया। हो सकता है कि NSD से निकलने के बाद बहुत सारे लोग जो NSD से मिला उसका एक अपना प्रोसेस बना लेते हैं, और वो एक ज़माने में मेथड बोलते थे, अब बदल चुका है भी। लेकिन क्योंकि मेरा एक के ऊपर मैंने स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे एक दूसरी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन पढ़ी और मैंने उसका अपना रास्ता निकाला है, तो मैं अपना एक रास्ता फॉलो करता हूँ, वो मेथड तो नहीं है। चलिए, एक चीज़ और, आपने कहा कि लंदन में आपको एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर आपने नाम बताया, उनके आप वो रहे हैं, क्या खास बात आप
नहीं मतलब मैं उनके स्टाइल ऑफ एक्टिंग पे काम किया मैंने। अच्छा। उनके साथ नहीं काम किया। वो फ्रेंच बहुत फेमस है थिएटर डायरेक्टर, उनका एक स्टाइल एक्टिंग का स्टाइल है लेकॉक नाम का, वो मैंने पढ़ा। क्या फ़र्क है इसमें? वो बहुत ज़्यादा फिजिकल पे काम होता है। आप उसमें इंटरनल जो आप कहते हैं आपकी मनोस्थिति क्या हो रही है और आप एक्सटर्नली कैसे उसको दर्शा रहे हैं वो साफ हो जाता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि आप अपनी मनोस्थिति को समझिए और वो हो जाएगी हूबहू एक्टिंग। इसमें बहुत हद तक आपके अंदर क्या चल रहा है और आप बाहर कैसे दिखा रहे हैं वो दोनों पे काम करना पड़ता है एक साथ, ताकि सामने वाले को देखने वाले को भी आपका भाव देख के मिले, ना कि आप मतलब वो चीज़ पे एक हुआ। और बहुत हद तक ट्रेनिंग का एक कार्य है, बहुत सारा मास्क के थ्रू काम होता है। अप्रोच जो है वो 2 साल में बहुत किस्म के मास्क होते हैं, तो एक शैली है बहुत डिटेल्ड जो कि हिंदुस्तान में लोगों ने ज़्यादा नहीं करी है। अब जाके 2-3 लोग गए हैं हिंदुस्तान से पढ़ने में, जानता हूँ, तो एक अलग काम है जो मैंने किया। लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उनको काम नहीं मिल पाया। जी। अब उसकी वजह क्या है वो तो अलग अलग स्थितियों पर भी निर्भर करता है। आपके अनुभव क्या रहे? ये देखिए मैंने बाहर इसलिए नहीं पढ़ा कि इससे काम मिल जाए। मैं वही जैसे स्टार्टिंग से कह रहा था, मैं ऐसा नहीं था कि मैंने रास्ता मैप बना रखा था कि 25 साल में ये करना है, 26 साल में, 27 साल में। मैं जो अगला कदम है वो ज़रूरत है और मुझे अभी महसूस हो रहा है तो मैं ले रहा था। करेक्ट। तो लंदन जाना इसलिए नहीं था कि लंदन जाऊँगा तो काम मिलना शुरू हो जाएगा, डिग्री आ गई तो जॉब मिल जाएगी, हाँ, वो नहीं था। तो कहीं न कहीं एनएसडी के बाद मुझे लगा कि मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैं लंदन गया। तो अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो ट्रेनिंग का कैसे मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ अपने काम में, ना कि लंदन गया हूँ इसलिए काम मिलना चाहिए। करेक्ट। तो बड़ा मुश्किल है मेरे को जज कर पाना उन लोगों की, मुझे नहीं पता उनकी क्या परिस्थिति रही। वो लंदन ये सोचेगा कि यार वहाँ चले जाऊँगा ना तो मुझे आके ना प्रसिद्धि मिल जाएगी, तो तरीका ही गलत है, वो कारण ही गलत हो गया, तो मुश्किल है काम मिलना उस बात से। तो मुझे लगता है एनएसडी अपने आप में आपको इतना सक्षम करता है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए और ज़रूरत थी और करने की, तो मैं बाहर गया। आपने थिएटर भी किया हुआ है। जी। थिएटर में कौन से प्ले आपके सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए? मुझे किंग लियर में मैंने किंग लियर जो शेक्सपियर का नाटक है वो एक उज़्बेकी डायरेक्टर ने हमारे साथ किया था। अच्छा। उसमें मैंने एडमंड करके एक विलन है जो इयागो जैसा ही माना जाता है शेक्सपियर की राइटिंग में, नेगेटिव कैरेक्टर, वो मैंने किया, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद एक राम गोपाल बजाज जी ने एक नाटक बनाया था हमारे साथ, जल डमरू बाजे, उसमें मैंने लीड रोल किया था, वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। लंदन में एक मैंने नाटक बनाया था शिप्स ऑफ सैंड नाम का, जो कि ग्रीस में हमने नाटक बनाया। फिर हमने एडिनबरा फेस्टिवल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है इन टर्म्स नंबर ऑफ प्लेस जो होते हैं इस फेस्टिवल में, वहाँ हमने पूरे फेस्टिवल में वो नाटक का मंचन किया। तो चल थिएटर तो मैं अभी भी इन्वॉल्व रहता हूँ किसी न किसी तरीके से। मैं ड्रामा स्कूल एनएसडी में कभी कभी अगर समय मिलता है पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा। और ड्रामा स्कूल मुंबई करके एक मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है जो कि 8 साल हो चुके हैं उस इंस्टीट्यूट को। मैं उसमें एक समय पे हेल्प कर रहा था स्कूल को रन करने की। अभी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ स्कूल का, उस फाउंडेशन का। तो वो स्कूल और वो फाउंडेशन कैसे आगे बढ़े, अब मैं बोर्ड में हूँ तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा देखता हूँ। तो अपना कहने का मतलब ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थिएटर से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहूँ। अगर मैं बहुत समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि नाटक बनाना और एक्ट करने में समय बहुत लगता है थिएटर में, वो कमिटमेंट मुश्किल हो जाती है, तो मैं किसी और तरीके से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बट रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं थिएटर छोड़ चुका हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे भी कुछ लोगों की राय ये है कि आप फिल्मों में अभिनय करते करते बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, तो थिएटर में जाने के बाद वो मोनोटोनस टूटता है। क्या इस वजह? नहीं, मुझे पूरी तरह से ऐसा नहीं लगता है। बट हाँ, ये होता है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत बार क्या होता है फिल्मों में ना आपको एक तरीके के रोल में बांध दिया जाता है। आप ऐसा काम करते हैं, आप ऐसा ही हर फिल्म में आपको ऑफर मिलता रहता है, रोल मिलता रहता है और आप वो करते रहते हैं। जब आप क्लीशे मतलब एक फिक्स हो जाता है ना, तो क्या होता है वो मोनोटोनस तब बन जाता है। अगर आपको बोला है कि आप दोस्त का रोल कर रहे हो, दोस्त ऐसा ही है, हर फिल्म में आप दोस्त ही बने, तो घूम फिर के आप वही करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे भी वो बनता है कि आप अपने आप को कितना तोड़ने के लिए वो रोल कर रहे हैं, ना कि आप वही रोल कर रहे हैं जो आपको हर फिल्म में। अब हम चिचोरे ऐसा रोल मैं हर फिल्म में करता रहूँ तो आप कहेंगे अरे वही कॉमेडी कर रहा है, वही करेक्ट। बट अगर आप आश्रम में देखेंगे हम वो तो नहीं कर रहा है, टीटू में तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, अभी मेरी 2 फिल्म आ रही है वो बिल्कुल ही अलग है। तो मुद्दा ये कि अपने आप को आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, बहुत बार होता है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपको ये फिल्म 3 ऑफर मिल रही है और तीनों एक जैसे रोल हैं, और आप कहने बैठे पैसा तो मिल रहा है और कोई और काम नहीं आ रहा, बट वो आपका डिसीजन है, आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। आप प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं कि आप अपने हुनर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, और वो ही डिसाइड करता है कि आप मोनोटोनस हो रहे हैं। आपने अभी मुझे बताया कि लंदन में ट्रेनिंग लेने के बाद आपने वहाँ भी कुछ काम किया था, वो क्या काम था? सिर्फ थिएटर पर था या कुछ और भी? तब मैं सिर्फ थिएटर पे काम कर रहा था, बिकॉज मैंने ट्रेनिंग ख़त्म करी और मैंने नाटक में कुछ काम किया और मैंने यूरोप में भी कुछ किया नाटक बनाने के लिए और परफॉर्म करने के लिए, बट फोकस थिएटर पे ही था।
फिर इंडिया वापस क्यों आए? वहाँ रह के काम करना क्यों नहीं चाहा? नहीं क्या वो स्थितियाँ समय थीं? नहीं वो समय था डिसीजन लेने का समय आया कि मैं वापस आऊँ कि मैं हिंदुस्तान वहीं काम करूँगा। मुझे लगा कि जिस किस्म का काम मैं करना चाहता हूँ, जिस किस्म का अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर मुझे मिलेगी इंडिया में, वो मुझे वहाँ पूरी तरह से नहीं मिलेगी। अगर आप फिल्मों की बात भी करें तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी पूरी तरीके से मोल्ड टूटा नहीं है, टूट रहा है। अगर मैं बात करूँ कि एशियन एक्टर्स को किस किस्म के रोल मिलते हैं, टूट रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटा है। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आके बात करूँ तो जिस वेरिएड किस्म के रोल मुझे मिलेंगे वो वहाँ नहीं मिल सकते। वहाँ नहीं मिलेंगे। तो वो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे अगेन मेरे को कला पे वापस आना, मुझे फोकस करना था काम पे, ना कि पैसा ज़्यादा मिल जाए। जहाँ पे लोग बोलेंगे अरे लंदन में रहता है, करेक्ट। उस पे नहीं फोकस था। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं वापस आ गया। चांस था रहने का, ऑप्शन था, बट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भारत वापस आने के बाद या बम्बई आने के बाद किस तरह का स्ट्रगल रहा या कैसे काम मिला? एक्चुअली लंदन आने के बाद मैं दिल्ली वापस गया और मैंने एनएसडी में पढ़ाया एक अच्छा। और फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं पूरी तरीके से ट्रेनिंग में नहीं घुसना चाहता हूँ कि वैसे पढ़ाना ही शुरू कर दूँ और वो कंफर्ट लाइफ बन जाएगी। अगर आप एक बार पढ़ाने लग गए और आपको लगता है अब तो नौकरी भी लग गई, ये भी लग गई, हाँ, तो मैं लगता है वो आपकी सुरक्षित लाइफ जीवन हो में गया। बैठ जाएगी। तो जानबूझ के मैंने अपने आप को तोड़ा कि नहीं नहीं ये बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, मैं बॉम्बे आ गया। और बॉम्बे आके भी मैंने एक किस्म से समय दिया और मैंने ये नहीं किया कि कुछ भी काम आ जाए वो कर लो। तो एक लकीली उस टाइम पे एक फिल्म मिली थी बियॉन्ड ब्लू नाम की, इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन प्रोड्यूसर्स हैं। वो कांस फिल्म फेस्टिवल मार्शल टू कैटेगरी होती है, वो फिल्म गई, वहाँ पे मैं लीड रोल था। 2015-16 की बात है और रोम में एक फेस्टिवल में मुझे अवार्ड मिला। बट इसका मतलब नहीं था कि अरे अब गाड़ी चल पड़ी। बट मुद्दा वही था कि मैं कोशिश कर रहा था कि यार चाहे मैं तब ऑडिशन दे रहा था कि तब भी कुछ भी काम ना कर दूँ जो मुझे ऑडिशन। बहुत बार क्या होता था जब आप ऑडिशन देते हैं आपको फिल्म भी नहीं बताते क्या है, करेक्ट। बट मैंने तब भी कोशिश किया कि जब एक बार सेलेक्ट हो गया तो कहानी क्या है पढ़ तो लूँ, फिर मना कर दिया। क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर आप खुद नहीं खुश रह पाएंगे वो रोल में तो आप दे नहीं पाएंगे और ऑडियंस आपको नहीं देख पाएगी देखते हुए तो आपका काम ही कोई नहीं करेगा। फायदा नहीं। तो धीरे धीरे आई थिंक मैंने यही कहा कि मैंने समय लिया और ऐसा नहीं कि समय इसलिए लिया कि काम बहुत आ रहा था मैं चूज़ करता, बहुत बार काम नहीं भी आ रहा था। बट अब छिछोरे के बाद आश्रम के बाद बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है कि कुछ भी ना कर लो जो आपके पास आए। इसलिए छिछोरे का मैंने सिर्फ आश्रम किया, वो बहुत सारा काम नहीं किया। आश्रम के बाद मेरी 3 फिल्में हैं जो आई हैं, बट वो भी बहुत अलग है, जैसे टीटू अमानी हो गई, एक लॉस्ट नाम की फिल्म आ रही है। बट मुद्दा वही था कि अपने आप को जब तक मैं कुछ नया करने के लिए पुश नहीं करूँगा, मैं नया नहीं करूँगा और इंडस्ट्री तो आपको वही रोल देती रहेगी जिस पे आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो वही है। 2015 में जो आपने फिल्म की अवार्ड मिल गया, वहाँ से लेके छिछोरे तक क्या संघर्ष था? संघर्ष रहा, बट मैं वही जैसे कह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि मैं ट्रेनिंग इतनी कर चुका हूँ लाइफ में, तो मैंने अपने आप को मैं क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा था, मैं ड्रामा स्कूल से आपको बताया इंस्टीट्यूट जो है, मैं वहाँ पढ़ा रहा था कुछ टाइम। और मैं थिएटर कर रहा था यहाँ बॉम्बे में, नाटक करे मैंने, बना डायरेक्ट करे, एक्ट करे कुछ अलग नाटकों में। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ जिससे मैं अपने आप को नई चीज़ के लिए ट्राई करूँ, ना कि आप बैठ गए कि अब रोल मिलेगा तो मिलेगा, अब अगले ऑडिशन देते हैं। वो चल रहा था, बट साथ में आपको अपने आप को पुश करते रहना पड़ेगा नई नई चीज़ों में, जो मैं अभी भी करता हूँ। जैसे मैं एनएसडी पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं नाटक में एक्ट कर रहा हूँ, जुलाई में एक एक्ट में पृथ्वी परफॉर्म कर रहा हूँ। मुद्दा ये कि अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर आपको वही आ जाएगा। तो स्ट्रगल एक किस्म से था, अगर बोलूँ कि हाँ मैं बहुत सारा फिल्मों में काम नहीं कर रहा था, बट मैं बहुत अलग चीज़ें कर रहा था। बट जब फिल्मों में काम आया छिछोरे तो फिर हो गया। तो कोशिश ये है कि पता नहीं जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है बढ़ जाए। मुझे लगता है जब आप बम्बई आए होंगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ गया होगा कि बम्बई में भी एक पहला किरदार जो आपका होता है वही छाप बन जाती है। जो पहला किरदार आप करते हैं हाँ वो आपकी एक छाप बन जाती है, बार बार फिर आपको वही रिपीटेशन में मिलता है। तो ऐसी स्थिति जानते हुए भी छिछोरे में आपने दोस्त का किरदार करना क्यों स्वीकार किया था, क्या वजह है? क्योंकि इसमें मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा कास्टिंग डायरेक्टर का और डायरेक्टर का। क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया था उस फिल्म का, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप सिलेक्टेड है तो मैंने कहा मुझे कहानी पढ़नी है। और तो मैं बॉम्बे में नहीं था, मैं तब सिक्किम में था। अच्छा। मैं पढ़ा रहा था सिक्किम में एनएसडी, 2 महीने के लिए, हफ्ते के लिए गया हुआ था, 2 हफ्ते के लिए, उसी टाइम पे तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेज दी, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। हाँ बोल रहे, जबकि मेरे पास काम नहीं था तब, ऐसा नहीं था मैं फिल्में कर रहा था, मैंने पूरी फिल्म पढ़ी। जब मैंने फिल्म पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोस्त का रोल नहीं है, कहानी इसकी भी है। आप अगर पोस्टर में देखेंगे तो पोस्टर में एक इंसान नहीं 6 होते, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत क्लियरली बोल रखा था कि ये कहानी इन 6 लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा नहीं ये दोस्त नहीं है, इसका अपना एक जर्नी, इसका अपना ग्राफ है, लोग इससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये अपनी एक दिशा बना रहा है। काफ़ी था, क्योंकि कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिल्म में लीड ही दिखता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका अगर स्क्रीन प्ले में आप चेंज कर रहे हैं, कहानी में आपका कुछ किरदार चेंज कर रहा है,
बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सही बात। और उसमें मैं बहुत कुछ कर रहा था, तो हमेशा एक कॉन्सेंट्रेशन स्क्रिप्ट होता है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के अपने आप समझ में आ जाता है कि आप उस कहानी में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कहाँ स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, इसकी टू भी इन्होंने मुझे नरेशन दिया रोहित ने, मैंने कहा रोहित बहुत चीज़ स्क्रिप्ट लेकिन मुझे पढ़नी है। मैं इस फिल्म पर बाद में आता हूँ। छिछोरे की रिलीज़ के बाद इंडस्ट्री से किस तरह के रिस्पॉन्स मिले थे, किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आई थी? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था कि फिल्म इतना काम करे, पैसे के लिहाज पे, क्रिटिकल लिहाज पे और एक यूथ कनेक्ट के लिहाज पे। तो जब वो फिल्म वर्क करी तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार ये वो कर गई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब पोस्टर भी आया था, ट्रेलर भी आया था, तो हमें नहीं पता था कि पिक्चर क्या रिस्पॉन्स देगी। तो जब वो हुआ तो हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा हर तरफ से, चाहे रिव्यूअर्स हों, इंडस्ट्री के सीनियर लोग हों। रोड पे जाओ तो अभी भी रोड पे आप एयरपोर्ट जाने हैं तो आश्रम और छिछोरे, तो पहले बताओ आपको खुद को समझने में समय लगा, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इंडस्ट्री में क्या होता है। बिकॉज मुझे बहुत सारे रोल आए लेकिन वैसे ही रोल आए। वो मेरा चॉइस था कि अब मैं दब 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 वो गीकी शर्माया हुआ डरा हुआ बच्चा जिसको माँ से बहुत प्यार है वही करता रहूँ। मैंने एक भी रोल नहीं किया, बट वो मेरा चॉइस था। बहुत सारे लोग शायद कहेंगे गलत भी है क्योंकि बहुत सारा काम आ जाता, बहुत पैसा आ जाता, बट वो मेरा मुझे लगता है कि अगर मैं वैसे ही करता तो फिर मैं वही करता जो मैं कर रहा था। तो हाँ, मतलब बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी, काम आया बहुत सारा, बट एक ही समय। तो क्या ये माना जाए कि छिछोरे की जो एक इमेज थी उसको तोड़ने के लिए आपने आश्रम करना स्वीकार किया? नहीं, एक्चुअली आश्रम मैंने छिछोरे रिलीज से पहले साइन कर लिया। अच्छा। आश्रम सॉरी छिछोरे रिलीज़ हुआ है सितंबर में, आश्रम अगस्त फर्स्ट वीक मैंने साइन कर लिया। तो ऐसा नहीं हुआ, बट मुझे ये पता था कि आश्रम छिछोरे मेरा रोल क्या है। आश्रम मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता था मेरा रोल क्या है, तो मैंने वो ही साइन करा जो कि मुझे लगता है ना कुछ दे पाता नहीं, ना कि मैं वही। तो मुझे तो पता था ना क्या मैं फिल्म शूट कर चुका हूँ, तो मैंने वो करा। आश्रम में जो सत्ती का आपका कैरेक्टर था काफ़ी पॉपुलर हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी किया। बाकी लोगों का कैरेक्टर आगे बढ़े, आपका नहीं बढ़ा, ये आपकी तरफ से डिसीजन था कि मुझे आगे नहीं जाना है या क्या था? नहीं, तो जब मैंने साइन भी की थी तो मुझे पूरा ग्राफ पता था। अच्छा। मुझे पता था कि वो कहाँ तक मरेगा, और मैं समझता हूँ मेरा बहुत बड़ा कारण था वो साइन करने का कि वो मरता है। बिकॉज मुझे लगता है कि कैरेक्टर का जब एक ग्राफ होता है ना, शुरुआत कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से उसका अंत आया, वो व्यूअर की नज़र में छाप छोड़ता है। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे, मैं आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, चल रहे हैं, बट आपका कनेक्ट नहीं होता बिकॉज आप वो होते हैं। तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था एक्चुअली जब मैंने पढ़ा था वो पूरी स्क्रिप्ट कि यार ये मरता है, कि मतलब कि पहले दो चैप्टर एक साथ शूट हुए। हाँ, पहले दो तो एक साथ हुए थे। एक साथ शूट हुए, तो ऐसा नहीं था कि पहला शूट हुआ और अब कहानी आगे कहाँ जाएगी, हाँ, ऐसा नहीं था। तो एक साथ शूट हुआ। तो मुझे पता था पहले से ही वो मरने वाला, और वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग पार्ट था कि अरे यार वो मरना एज एन एक्टर देना बड़ा अच्छा ग्राफ। और जो चीज़ें घटनाएं सत्ती के साथ होती हैं वो बहुत आसान नहीं है नहीं, perform करना। बहुत बहुत कठिन थी वो। तो मुझे एज अ चैलेंज भी लगा कि मैं ऐसी चीज़ों पे कर पाऊँ कि लोग कनेक्ट करें, ना कि उसको देखें हंसे। करेक्ट। और प्रकाश जी से बात जब हुई तो वही हुआ कि ये बहुत कठिन चीज़ है कर पाना सटल रखते हुए, बट वही चैलेंज था। आई थिंक वो बहुत बड़ा कारण था मेरे लिए कि यार ये मर रहा है कैरेक्टर। ठीक है, मतलब सीज़न आगे बढ़ेंगे, बट वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हो सकता है अगला मैं OTT में करूँ, इसमें वो लीड और वो चल रहा है 5 सीज़न, बट ये एक्सपीरियंस अपने आप में मुझे लगता है एज एन एक्टर बहुत बढ़िया है। तो सत्ती के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी थी, या कौन सी सबसे ज़्यादा कठिन मोड़ आया था? आई थिंक एक चीज़ बहुत सिंपल होती है कि जो मैं आपको इंटरनल एक्सटर्नल बात कर रहा था, एक्सटर्नल जी आपका मनोस्थिति और बाहर से कैसे दर्शा पा रहे हैं। तो एक हमने डायलेक्ट कोच लिया जिसने पहले हरियाणवी में काम किया। मैं नॉर्थ से हूँ, मुझे पता है डायलेक्ट कोच, बट क्या होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आपको इतना एफर्टलेसली बोलना पड़ेगा भाषा कि देखने वाले को ये ना लगे कि आप वहाँ से नहीं हैं। तो कोचिंग के लिहाज पे 10-15-20 दिन इस पे ही काम हुआ कि वो भाषा आपकी ज़बान से सही निकले। वो एक किस्म का काम है जो बहुत स्ट्रिक्टली करा गया। उसके अलावा मैं स्क्रिप्ट बहुत पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। ये समझ पाना है कि यार आप हर बार ये ना सोचिए कि सीन मेरा है। जो बहुत एक्टर्स का होता है कि आप 5 लोग खड़े हैं, सबको लगता है मेरा सीन। बहुत बार ज़रूरी है आपको समझना है कि ये फोकस सीन का आप नहीं है, करेक्ट। आप सपोर्ट कर रहे हो उसको, और जो सीन आपका है उस पर सीन करें। क्योंकि अगर आप हर सीन में सोचते हैं ना मेरा सीन है, तो आप सारे सीन खराब करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे वाले रोल में, क्योंकि सत्ती बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत प्रोमिनेंट नहीं भी है बहुत सी।
तो ये एक अप्रोच है कि मैं किस सीन में कितनी एफर्ट डालूँ। बिल्कुल सही। तो वही है कि आप आई थिंक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और लकीली उस सीरीज़ में बहुत समय मिला, 2.5-3 महीना मिला काम करने का अपने ऊपर बिफोर हम शूट पे गए। तो आई थिंक एज एन एक्टर वही, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मेरा फोकस इस पे है। प्रकाश जी से मीटिंग, डायलॉग कोच के साथ काम, और क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ तो मुझे उस दुनिया पता है, और प्रकाश जी इसमें बहुत हेल्प करते हैं बिकॉज वो रियल लोकेशन में शूट करते हैं। तो जब आप रियल लोकेशन में जाके उस गाँव घर में शूट कर रहे हैं जहाँ पे एक ही कमरा और 5 लोग रहने वाले हैं, तो आपको अपने आप एहसास आना शुरू हो जाता है उस जगह का। बिल्कुल। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मिलती हैं, और आप अगर ओपन रहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके काम में भी ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, छिछोरे से पहले भी आपने कुछ फ़िल्मों में छोटे-छोटे रोल किए थे। फिर छिछोरे से पहले मैंने पिंक में काम किया था, जो कि अगेन अगर बात करें कि वो 3 लड़कियों और 3 लड़कों की कहानी है, और जिस किस्म से वो प्रोसेस रहा उस फिल्म का, वो बहुत इंटीग्रल था। तो अगेन मेरे लिए जब मैंने वो किया तो दोस्त का रोल नहीं था उस वाली फिल्म में। उससे पहले मैंने बस एक फिल्म की थी जिसका नाम है फैंटम, हुँ, और वो मेरी बिल्कुल शुरुआती दौर की फिल्म थी, और मैंने एक छोटा सा रोल था। ये कोई कांदे पोहे भी थी ना? गांधी वो तो शॉर्ट फिल्म है। अच्छा हाँ, शॉर्ट फिल्म करेक्ट। वो तो शॉर्ट फिल्म है, वो तो अभी आई है, 1-1.5 साल पहले। वो तो शॉर्ट फिल्म है, तो मेरे और लड़की के ऊपर है। बट छोटे में मैंने वो किए थे, बट वो एकदम शुरुआती दिन थे, तो कर लिया। एक चीज़ और थी कि वेब सीरीज़ और फ़िल्म दोनों एक तरह से शूटिंग करना, एक्टिंग एक ही माध्यम है। इसके बावजूद आपको इन दोनों माध्यम में क्या सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आया? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि फिल्म 2.5 घंटे की होती है। हर कैरेक्टर पे उतना फोकस हो ही नहीं सकता है ज़रूर। आप 2.5 घंटे में कितने लोगों के बारे में बता देंगे? घूम फिर कहानी 1 या 2 या 3 लोगों के बारे में, 4 लोगों के बारे में। वेब सीरीज़ में वो ऑप्शन नहीं है। वेब सीरीज़ में आप बहुत सारे लोगों की कहानी बता सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है एक्टर के लिए बड़ा इंजॉयबल स्पेस है ओटीटी, बिकॉज आपको ना बहुत सारे सीन्स खेलने को मिलते हैं फिल्मों में, क्योंकि फिल्म इतनी प्रिसाइज होनी पड़ती है कि स्क्रीन प्ले इतना टाइट होना पड़ता है कि आपको पता है आपका इतना ही काम है। बिल्कुल सही। हीरो ये फिल्म मेरे ऊपर है, मुझे तब पता है कि इतना मेरा काम है। वेब सीरीज में हर किरदार को एक्सप्लोर खेलने के लिए बहुत कुछ होता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़र्क होता है। एक्टिंग तो वही है, अप्रोच तो वही है, वही है। बट खेलने का बहुत कुछ होता है। मेरे हिसाब से एक और बड़ा अंतर ये है कि जब फिल्म रिलीज होती है तो शुक्रवार का दिन बहुत कुछ दे जाता है, ले जाता है, और एक अलग एक्साइटमेंट होता है। वेब सीरीज हो या फिल्म हो या ओटीटी पे आते तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता। करेक्ट है। एज ए आर्टिस्ट की बात करूँ। हाँ नहीं, करेक्ट बात है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया ना ओटीटी में, देखिए फिल्में तो बहुत क्लियर है, फ्राइडे को फिल्म आती है, सैटरडे को रिव्यू आ जाता है। हाँ, आज के टाइम में ओटीटी में ना वापस बस पैंडेमिक के टाइम पे ना कुछ थिएटर में रिलीज़ नहीं हुआ ना, और सारी प्रतिक्रिया ना ओटीटी पे चली गई। अगर आप देखें कि अगर जिस भी तारीख को ओटीटी का सीरीज़ रिलीज़ होता है उसके अगले दिन बहुत सारे रिव्यूज़ यूट्यूब पे, ये लोग बात आर्टिकल आने लग गए, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया ना मिलने लग गई है। ऐसा नहीं होता कि ओटीटी का रिस्पॉन्स एक हफ्ते बाद आना शुरू होता है। एक बल्क ऑफ जनता है जो एक या दूसरे दिन में बिंज वॉच करके 2 दिन में पूरा सीरीज निपटा देती है। हाँ, कुछ है वो। तो कहीं ना कहीं वो ना बड़ा मिक्सचर होने लग गया है कि फिल्म में आपको बॉक्स ऑफिस से समझ में आता है और रिव्यू से समझ में आता है, यहाँ पे आपको रिव्यू से समझ में आता है, बट एज एन एक्टर ना वो आपको जिस दिन रिलीज होती है उसके 2 घंटे बाद से प्रतिक्रिया मिलने लग जाती है। हाँ, लेकिन जो स्टारडम आता है वो करेक्ट तो है, उसकी देखिए सिनेमा की अपनी खूबी है, जब आपको पता है कि आदमी एफर्ट लेके आपकी फिल्म देखने जा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ना कि आप बस घर में लेटे लेटे आपने टीवी ऑन किया, आपने देख लिया करेक्ट। वेब सीरीज में, तो वो तो है ही। देखिए फिल्म का तो अपना एक चार्म है सिनेमा हॉल में जाके देखना, बट हमें ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कंपटीशन है ओटीटी के साथ आज के टाइम में। है तो बहुत एक- बड़ा। एक फिल्म देखने के लिए एक आदमी इंसान को 200-300 रुपये खर्च करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे वो 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके 1 साल देख लेता है। और तो कुछ फ़र्क भी दे है, सकते हैं। तो आपके पावर होनी चाहिए कि आप इतनी पावर है कि आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलवा के थिएटर तक ला पाए। बोले वो जब होती है तो उसकी अपनी एक होगी। चलिए एक चीज़ और बताएं, टीटू अंबानी, इस फिल्म का ऑफर आपको कैसे मिला और आपने इससे जुड़ने का निर्णय किस वजह से किया? इसका ऑफर मुझे एक दिन कॉल आया, जो अनामिका जो कास्टिंग कर रही है इस फिल्म की, कि एक फ़िल्म है वो मुझे अप्रोच करना चाहती हैं इस फिल्म पे। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप स्क्रिप्ट भेज दी, स्क्रिप्ट पढ़ूंगा फिर डिसाइड करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जो डायरेक्टर है वो सुनाना चाहता है। तो मैंने चलिए, तो मैं रोहित और जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं पहले, रोहित ने मुझे ब्रीफली समझाया, और फिर उन्होंने कहा आप सुनना चाहेंगे कहानी की या पढ़ना चाहेंगे। देखिए मैंने कहा कुछ जो करना आप करिए, पढ़ूंगा तो लेकिन मैं हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको संक्षेप में क्विकली एक कहानी की जर्नी बताई। तो उन्होंने मुझे कहानी टीटू अंबानी की, टीटू की कहानी जर्नी बताई।
मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन अब आप मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, क्योंकि जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तभी असल में समझ में आता समझ है। में आता है। तो फिर मैं घर गया, मैंने उसी दिन स्क्रिप्ट पढ़ी, रात भर सोचा, अगले दिन सुबह उठा तो मुझे लगा ये एज एन एक्टर मैं इसमें बहुत कुछ दे सकता हूँ, एज एन एक्टर मुझे करने को बहुत मिल सकता है। और फिर अगले दिन मैंने रोहित से कहा कि रोहित बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ और आगे देखते हैं कहाँ जाती है। फिर एक हफ्ते बाद बात चलती रही और एक हफ्ते बाद हमने लॉक कर लिया। और फिर मुझे पता लगा कि दीपिका कर रही हैं, फिर मुझे पता लगा कि रघुवीर जी कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट और बढ़ने लग गया। फिर आपको लगा यार एक तो रघुवीर जी, वीरेंद्र जी, सपना जी, समता जी, आधे लोग एस डी के, करेक्ट। सब एस डी के, तो आपको और एक्साइटमेंट रहता है कि यार ये तो एक और कनेक्ट है फिल्म में। और धीरे धीरे करके फिर कहानी बनी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद किस बात ने आपको इंस्पायर किया था? सिर्फ मैं हमें इस बात ने इंस्पायर किया कि बहुत बार क्या होता है कि कैरेक्टर कुछ करता है, और मतलब मैं कहना चाहूँ कि बहुत बार ना जब आप एक ड्राइविंग फोर्स है इस फिल्म में और वो आपके एक्शन है, टीटू के एक्शन। टीटू ऐसी हरकतें करता है, टीटू ऐसी चीज़ें करता है जिससे कहानी आगे बढ़ती है और एक पहिया घूमने लगता है और वो फिर रुकता ही नहीं। जब आप वो इंसान किरदार प्रस्तुत कर रहे होते हैं जो कैटलिस्ट होता है कहानी का, तो उसमें एक अपनी खूबी है, खेल है, क्योंकि आपको पता है यार आपके शोल्डर्स पे इतना भार है अब कि आप रिस्पॉन्सिबल है इस फिल्म को चलाने। वो अपने आप में एक एक आपको बहुत वो देता है कि यार ये फिल्म मेरे कंधों पे है। करेक्ट। आई थिंक वो बहुत बड़ा कारण था। और फिर कहानी इतनी सिंपल और एक मिडिल क्लास दुनिया की है जिससे मैं रिलेट करता हूँ, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये बहुत रिलेटेबल कहानी है। तो ये दो तीन चीज़ें थी एक के ऊपर एक बैठी, मैंने कहा यार ये नहीं करूँगा तो मैं क्या? अपॉर्चुनिटी छोड़ करेक्ट। तो बात आई बड़ी। आपके अनुसार टीटू अंबानी क्या है? आपके अनुसार टीटू अंबानी किस तरह की फिल्म है, क्या है ये? टीटू अंबानी जैसे नाम है, टीटू लड़का है जिसको अंबानी बनना है। अंबानी का उसके लिए मतलब क्या है, सक्सेसफुल, नाम सब उसकी बातें कर रहे हैं, पर उसको ये नहीं पता है कि यार बनना क्या है, कैसे। और ये कहानी है जर्नी की, समझने की, सक्सेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये असल की इसके मायने क्या है। तो सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, खुश सिर्फ इस बात पे होना नहीं कि लोग उसे जानते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके जो मायने होते हैं बच्चे के लिए और एक बॉय टू मैन के लिए। आई थिंक ये कहानी टीटू की वो है। टीटू जब फिल्म शुरू होती है ना, टीटू एक किस्म का लड़का है, और जब पिक्चर खत्म होती है टीटू एक आदमी बन चुका है। सक्सेस तब भी बनाएगा लेकिन उसके मायने बन तो टीटू अंबानी एक लड़का जिसको अंबानी जैसा बड़ा बनना है, उसने उतना ही बड़ा फिल्म के अंदर बन गया, लेकिन जो उसके लिए वो बनना था असल में जो बनना है। तो कहीं ना कहीं एक होप एस्पिरेशनल कहानी है और अ जर्नी ऑफ बॉय टू मैन की कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्या ऐसा भी कुछ है इस फिल्म में? नहीं, मतलब इस फिल्म में ये है कि फिल्म आपको रूबरू कराता है बहुत सारी चीज़ों से, जो कि एक किरदार को समझ में आता है कि यार असल में सक्सेस है क्या। जैसे आप कह रहे हैं कि पाने के लिए पाना है क्या। पाना हमेशा उससे कि ग्रहण कर लो, पकड़ लो, हाथ में रख लो, जेब में रख लो तो मैं पा लिया। बट बहुत बार पाना ये भी होता है कि अगर चीज़ें मेरे साथ हैं और मेरे साथी को मिल रही हैं तब भी मैं पा लिया। तो आई थिंक पाने के मायने टीटू समझता है इस फिल्म के माध्यम से, ना कि बटोर लेना। तो हमेशा से मतलब रहा है ना कि बटोर लो, जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है, बट जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा होता नहीं है। ओवर ईटिंग खराबी होती है पेट के लिए। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो सक्सेस है वहाँ आपका कोई दोस्त नहीं, आपकी वाइफ है सर, आपकी वाइफ है साथ में। तो वो जो हस्बैंड वाइफ के बीच के जो पाने और खोने की कशमकश होती है और जो एक आपसी प्रतिस्पर्धा जैसी होती है जो भारतीय समाज में चली आ रही थी, वो किस तरह से इसमें है और जैसे ये मैं- फिल्म क्या कहती है उस बारे में? जैसे मेरा ये कहना है कि मेरे मानना है कि ये फिल्म एक मॉडर्न कपल की कहानी है, जहाँ पे लड़का और लड़की एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं भी है और है भी। अच्छा। जो हम एक ज़माने में सोचते हैं कि मर्द संभालता है और लड़की घर संभालती है, आज के टाइम में दोनों काम करते हैं एक तरीके से, अगर हम मॉडर्न लाइफ में देखें। करेक्ट। बट दोनों की अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया बदल रही है। मर्द का रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत को संभालना नहीं है और ना औरत को मर्द को संभालना है। बट ये जो एक कश्मकश आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आ गई है, हमारे कपल्स में आ गई है, वो बहुत ही रियल तरीके से प्रस्तुत करती है। और एक और बड़ी चीज़ प्रस्तुत करती है साथ में कि लड़की का अपने परिवार के साथ रिलेशन शादी के बाद क्या है, लड़का का रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के परिवार के साथ है
क्या लड़की का आंसर सिर्फ लड़का को साथ देना है कि वो अपनी ज़िंदगी में जी सकती है? आई थिंक ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि टीटू की सक्सेस कहानी जोड़ती हैं और उसको एक अलग दिशा में ले जाती हैं और उसको मजबूर करती हैं सोचने के लिए कि असल में दुनिया परिवार का साथ होना कितना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल फीलिंग महसूस करना। आप अकेले सक्सेसफुल जाए और आप परिवार के साथ सक्सेसफुल होते हैं, हो सकता है आप उतना पैसा ना कमा पाएँ जितना पैसा आप अकेले कमा पाते हैं, लेकिन जो खुशी है और सेटिस्फैक्शन है वो शायद साथ में रह के और साथ में पार कर पाने में। आई थिंक वही है कि ये सारे मतलब हैं वो टीटू कहानी के दौर पे समझता है, जो कि वो पहले नहीं समझता। आपकी परवरिश संयुक्त परिवार में हुई है, हम्म, तो जो परिवार की माहौल होते हैं, जो परिवार की जी। मूल्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ टीटू के रूप में आपको काम नहीं, है। बहुत बात है कि हाँ मतलब एक तरीके से देखते हैं कि जैसा वो अपने बाप को देखता है वैसे ही बाप इसको जैसे देखता है वैसे ही अपने बाप को भी देखता है। तो ऐसा नहीं बाप देखता है कि तू नालायक है, ये भी अपने बाप को देखता है कि नालायक है। तो कहीं ना कहीं जैसे परिवार में हो रहा होता है वैसे ही आप बन जाते हैं, धारणा कर लेते हैं। हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और पूरी तरीके से हर बंदा कैसे सीख रहा है एक दूसरे से इन चीज़ों के बारे में। जैसे रघुवीर मेरे पिताजी बने हैं, उनका मेरा पूरी फिल्म में रिश्ता ही ऐसा है कि हम एक दूसरे को चिल्लाते ही रहते हैं। वो मुझ पर नाराज़ है, मैं उन पर नाराज़ हूँ। वो कहता है ये नालायक है, मैं कहता हूँ ये नालायक है। जैसे वो मेरे साथ हैं, वो अपने पिताजी के साथ ऐसे हैं जैसे मैं उनके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं वो आपको परिवार में वो चीज़ दिखती रहेगी जो उनके बाहर दिख रही है उनकी हरकतों में। जी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? जैसे बताया कि लॉस्ट नाम की मेरी अगली फिल्म है जो रिलीज डेट अभी तक नहीं आई है पर उसकी अनाउंस हो चुकी है। फिल्म ख़त्म हो चुकी है, फिल्म रेडी है, तो बहुत जल्दी वो अनाउंस हो। उसके अलावा 2 फिल्मों की मेरी बातचीत चल रही है, शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी तो मैं नहीं पूछ सकता बिकॉज वो शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये है अगली फिल्म आने वाली और 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने एक्टर हैं, आप अभिनय करते हैं, एक जगह आप खुद लोगों को सिखाते हैं, टीचर भी हैं, मतलब एक्टिंग के, दोनों जगह कौन सी चीज़ कब कहाँ मदद करती है? बहुत मदद करती है। जब आप पढ़ाते हैं ना तो आप सीखते भी हैं। क्योंकि आप वही मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मैं ये पढ़ाने इस नज़र से नहीं आता हूँ कि मुझे ये 4 चीज़ें पता है, मैं उनको बताने जा रहा हूँ, लेक्चर देने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि एक्टिंग एक स्किल है जो कि करते हुए आप सब ढूंढते हैं अपने आप को। करेक्ट। तो जब आप फ्लोर पर भी जाते हैं और एक्टर काम करते हैं तो आप उनको एक परिस्थिति देते हैं, आप उनको एक चीज़ें करने को देते हैं और जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन से भी ऊपर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करती रहती है। इसलिए हमेशा जैसे एक्टिंग में टीच क्लासेस नहीं बोला जाता है कि आप अपने क्लासमेट्स को देखेंगे करते हुए तो आप बहुत सीखेंगे। जब आप अपने आप को एक्टर्स को देखेंगे ना सीन खेलते हुए तो आप बहुत सीखेंगे। आई थिंक वही चीज़ मेरे को काम करती है जब मैं पढ़ाने भी जाता हूँ कभी कभी। और मैं बहुत नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं साल में मुश्किल से 2 हफ्ता पढ़ाने लगता हूँ। बट आई थिंक वही आइडिया कि आप एज एन एक्टर हमेशा ओपन रहें, ग्रहण करने के लिए रेडी रहें, देने के लिए रेडी रहें। वही चीज़ आपको टीचिंग में काम करती है। अब किस तरह की करेक्टर करने की इच्छाएं हैं या कोई ऐसा आपके करेक्टर है जो आप करना चाह रहे हैं? मुझे बहुत पसंद है नेगेटिव रोल करना, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में बहुत क्यूट और शरीफ शक्ल है और मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं विलन नेगेटिव रोल करूँगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज जब दिखता नहीं है और वो होता है तो आई थिंक मेरा बहुत इंटरेस्ट है नेगेटिव एक कैरेक्टर का। बाकी तो जैसे रोल आएंगे आप बनाते रहेंगे। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ में किताबें पढ़ने का शौक़ है, मैं लिखता हूँ कभी कभी। और एक ज़माने में गिटार बजाता था, अब छोड़ दिया बजाना। और बस तो गिटार बजाना क्यों छोड़ दिया? नहीं मतलब छूट गया। अच्छा, ऐसा कभी सोचा नहीं और ऐसा कोई बहुत अच्छा बजाया भी नहीं कि आप उसको कॉन्सर्ट कर पाए। नहीं नहीं, होता ये है ना कि लोग मुझे का जो शौक होता है वो कभी छूटता नहीं, लोग करते रहते हैं हमेशा। हाँ कोई कनेक्ट है, मतलब इसमें कभी इतना नहीं रहा। बट हाँ बचपन में क्योंकि गिटार बजाया था तो जब बचपन में आप वो 5-6 साल की उम्र में चीज़ें करते हैं तो वो रह जाती है शरीर में। करेक्ट। तो वो रह गई इसलिए बजाना आता है, लेकिन कभी इतना नहीं बजाया कि उसका ग्रोथ होने लग जाए बहुत ज़्यादा। और लिखने का क्या लिखना पसंद करते हैं आप? एक छोटा मोटा कभी, अब फ्यूचर में पता लगेगा। मतलब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख रहे हैं आप? पता नहीं, देखिए कभी आगे तो आगे, अगर होगा तो अब बदला जाएगा। चलिए तुषार जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके।